कक्षा का चैप्टर है। किताब का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। चैप्टर अध्याय है। चैप्टर का नाम है भारत के विदेशों से संबंध कैसा रहा। भारत का विदेश से कैसा संबंध रखा। पहले गुट निरपेक्ष देखते हैं। गुट निरपेक्ष की नीति देखते हैं। 1949 में चीनी क्रांति हुआ था। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1949 में। क्रांति के बाद कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता मिला। जब चीनी क्रांति हुआ 1949 में, तब क्रांति के बाद 1949 के बाद चीनी क्रांति के बाद कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता मिला और देने वाले पहले देश में एक भारत था। कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता कौन दिया था? तो कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहला देश भारत था। कम्युनिस्ट सरकार बना था चीन में। इसको मान्यता दिया था सबसे पहले भारत है, तब चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनल था। नेहरू का चीन पर गहरा विश्वास था। नेहरू का विश्वास था कि हम चीन के साथ बढ़िया अच्छा संबंध रखेंगे, लेकिन नेहरू के कुछ सहयोगी जैसे सरदार पटेल थे नेहरू के सहयोगी को चीन को लेकर के शंका, किंतु नेहरू ने नकार दिया। नेहरू के लिए चीन पर गहरा विश्वास था कि चीन से हमको समझौता साथी बनाए रखेंगे नहीं, लेकिन नेहरू के कुछ सहयोगियों को चीन को लेकर शंका हुआ। सहयोगियों को कुछ लगा कि चीन के साथ शंका है, इसलिए किंतु नेहरू ने नकारा कोई दिक्कत नहीं, शंका होने की जरूरत नहीं है। भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक वालों के रखवाली हुई। भारत चीन के बीच में जो सीमा हुआ, उस सीमा पर बाउंड्री पर बात हुआ कि अर्धसैनिक रखना है। पंचशील के सिद्धांत क्या है? तो पंचशील का सिद्धांत यही है। तो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख चाओ एनलाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 को एक पंचशील सिद्धांत की घोषणा हुई था। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू उस समय थे और चीन के प्रमुख कौन थे? चाओ एन लाई। चीन के प्रमुख कौन थे? चाओ एन लाई थे। ये दोनों मिल करके 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ। ये पंचशील सिद्धांत के अनुसार घोषणा हुआ था क्या? अहस्तक्षेप, कोई एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनाक्रमण, कोई एक दूसरे पर आक्रमण भी नहीं करेगा, अनाक्रमण होगा। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व रहेगा, शांतिपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व आएगा। परस्पर सहयोग और लाभों को बढ़ावा मिलेगा। परस्पर सहयोग एक दूसरे पर लाभ को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान मिलेगा। क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान मिलेगा। हस्तक्षेप, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, परस्पर सहयोग, लाभों का बढ़ावा, क्षेत्रीय अखंडता, प्रभुसत्ता का सम्मान मिलेगा। यही पंचशील सिद्धांत हुआ। मैंने शांतिपूर्ण बनाए रख ले रहेंगे एक दूसरे पर, और एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाएंगे। क्षेत्रीय अखंडता रहेगा, कोई क्षेत्रीय रहेगा उसको खंड तोड़ेंगे नहीं, प्रभुसत्ता समान रहेगा। भारत चीन सीमा विवाद होता। फिर भारत चीन सीमा विवाद। भारत का दावा था कि चीन के साथ जो सीमा बनल है भारत के, उस मामले में अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझा जा चुका। भारत चीन के जो सीमा हुआ है विवाद, वो अंग्रेज के समय ही सुलझा दिया गया था, ऐसा भारत का दावा था। लेकिन चीन का दावा बोलता है कि नहीं, अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता है। भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाका, खास करके जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख है वाला जो हिस्सा है, वो अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख है ना, लद्दाख के ऊपर देखिएगा, वहाँ पर अक्साई चीन है। अक्साई वाला क्षेत्र है, अक्साई चीन कहलाएगा। और अरुणाचल प्रदेश के जो अधिकांश हिस्सा पर अपना अधिकार जताया है। जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख है, लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन, और अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश हिस्सा अधिकतर चीन अपने हथिले है। 1957 से 1959 के बीच, 57-59 2 बरस के बीच
बीच चीन ने अक्साई चीन का किया, अक्साई चीन इलाका जो था उस पर कब्जा किया। चीन का किया 1957 से लेकर 1959, 2 बरस के अंतर में। चीन कहा कि मेरा ही है अक्साई चीन, जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख के वाला हिस्सा से। अक्साई चीन इलाका पर कब्जा कर लेता है। चीन कब्जा किया और इस इलाके में अपनी रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क भी बना दिया, आने जाने के लिए सड़क भी बनाता अक्साई चीन को। तो पूछेगा 1957-59 में क्या हुआ, तो अक्साई चीन पर हमला करता है चीन, अब बना के सड़क भी बनाता है अक्साई चीन पर। फिर क्या हुआ 1957-59 में अक्साई चीन पर हमला होता है। 2 बरस बाद 1962 में चीन का आक्रमण होता है 1962 में। फिर हथेला था 1957-59 में अक्साई चीन को। फिर 62 में अक्टूबर 1962 आते आते अक्टूबर 1962 में चीन ने दोनों विवादित क्षेत्रों को, अरुणाचल प्रदेश वाला अधिकार हिस्सा और लद्दाख वाला अधिकतर हिस्सा अक्साई चीन वाला, वही दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से तथा व्यापक स्तर पर हमला कर देता है 1962 में अक्टूबर में। चीन सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाके पर कब्जा कर लेता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाका पर कब्जा करता चीन 1962 में अक्टूबर में। हमला का अगला दौर नवंबर में शुरू होता है। अक्टूबर के बाद नवंबर आता है। नवंबर में शुरू हुआ लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर। लद्दाख एरिया है ना, इधर पश्चिम पड़ता है। लद्दाख से लगा जो पश्चिमी मोर्चा है, ऊपर भारत ने बढ़त रोकी, पर पूर्व में चीनी सेना ने आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। लद्दाख से लगा जो पश्चिमी मोर्चा है, इस पर भारत ने बढ़त को रोका, पश्चिमी इलाके की ओर बढ़ने से रोक दिया चीन को, भारत के सेना लोग। लेकिन फिर भी चीनी सेना ने आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्सा है, असम देखेगा, असम दिखा देगा, पूर्व पश्चिम में तो नहीं गया, लेकिन पूर्व हिस्सा में असम है, अरुणाचल प्रदेश असम है, वही असम के मैदानी हिस्सा के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है। आखिरकार चीन ने युद्ध विराम घोषित किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, और चीनी सेनाएं उस मुकाम पर लौट आई जहां वे हमले से पहले तैनात थे। युद्ध के बाद जब युद्ध हो जाता है चीन के साथ भारत के, तो चीन हथियार लौटा देता है, अपने वापस चल जाता है, युद्ध विराम की घोषणा को बंद कर देता है। वही युद्ध के बाद क्या होता है भारत में, भारत की छवि को देश विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। भारत का जो छवि बनल था, देश विदेश सभी जगह धक्का लगा कि चीन हमला कर दिया भारत पर। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन में तो गुलाम कर रही था भारत को, तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से ही सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। अमेरिका से भी बोला गया कि हमको सेना चाहिए, और ब्रिटेन से भी बोला गया कि हमको सेना चाहिए, कहा कि हमको युद्ध से उबरना है। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या तो अवकाश ग्रहण कर लिया। कुछ सैन्य कमांडर इस्तीफा दे दिया, या तो इस्तीफा दे दिया या तो अवकाश ग्रहण कर दिया, छुट्टी ले लिया। तत्कालीन उस समय रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन थे। चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तो वीके कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा उनको। जो मंत्री थे बना रक्षा मंत्री से इस्तीफा देते हैं वीके कृष्ण मेनन। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस समय। भारत चीन के युद्ध के समय पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ था। इसके तुरंत बाद अविश्वास प्रस्ताव के बाद कुछ उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ गया। अब कुछ चुनाव हुआ तो कांग्रेस हार जाता है। इस युद्ध से चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के बीच उठापटक मची। चीन का किया, सोवियत संघ के बीच जब मतभेद होने लगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के बीच उठाक पटक करने लगा कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में मिल गया।
जो सोवियत संघ का जो आदमी था जाकर भाकपा में मिल गया। अब भाकपा में ही कांग्रेस से नज़दीकी बढ़ाए। भाकपा में मिला, भाकपा में जाकर फिर कांग्रेस से नज़दीकी बनाया। कौन? सोवियत संघ का पक्षधर वाला आदमी। चीन का पक्षधर जो था, चीन का जो पक्षधर खेमा कांग्रेस से नज़दीकी के खिलाफ थे। सोवियत संघ का जो आदमी था भाकपा में मिल करके कांग्रेस से नज़दीकी बना लिया, और चीन का आदमी जो था, चीन के पक्ष में रहने वाला आदमी, वो कांग्रेस से नज़दीकी के खिलाफ हो गया। 1964 में भाकपा दूरी हो गया। 1964 में भाकपा दूरी चीन के पक्षधर खेमे ने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाए। 1964 में कहा भाकपा दूरी बना लेता है और चीन के पक्ष वाला खेमे ने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाता। इस युद्ध से भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर डावाडोल स्थिति प्रति सचेत किया गया। भारत के पूर्वोत्तर इलाका देखा, भारत के पूर्वोत्तर इलाका में थोड़ा अत्यंत पिछड़ा हुआ था। पूर्वोत्तर इलाका जैसा अमेरिका, असम अलग अलग था। राष्ट्रीय एकता के हिसाब से भी चुनौतीपूर्ण था। राष्ट्रीय एकता के हिसाब से बहुत चुनौतीपूर्ण था। अब इसे नई तरीब से ढालने की कोशिश की गई पूर्वोत्तर इलाका को। जैसे नागालैंड को प्रांत का दर्जा दे देगा कि नागालैंड प्रांत होगा, और मणिपुर त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना देगा उस समय। नागालैंड को प्रांत और मणिपुर त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर अपनी विधानसभा निर्वाचन का अधिकार दे देगा। कहा कि मणिपुर त्रिपुरा जो है ना, मणिपुर त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बना करके वहाँ अपना विधानसभा का निर्वाचन भी होगा। अब जब चीन के साथ देख लिए विदेशी संबंध, अब देखते पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति कैसे होता है। अब शुरुआती दौर देखते भारत पाकिस्तान के बीच में। शुरुआती दौर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष शुरू हो जाता है। पाकिस्तान का बंटवारा होता, भारत से अलग होता है, तुरंत ही संघर्ष करना शुरू करता है पाकिस्तान इंडिया के साथ। 1947 में कश्मीर में भारत पाक के बीच एक छाया युद्ध हुआ, और 1947 में पाकिस्तान अलग भी हुआ, और 47 में कश्मीर के लिए भारत से लड़ाई भी किया। कश्मीर के लिए भारत से लड़ाई किया 47 में पाकिस्तान। मसला संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया। पहले तो कहा था कि न हम सोवियत संघ रूस की तरफ जाएंगे विश्व युद्ध में, न ही अमेरिका की तरफ जाएंगे, लेकिन सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के तरफ इंडिया चल जाता है। पाकिस्तान से लड़ाई होता है तो थोड़ी राहत होता है, अंत में अमेरिका देने जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की हवाला होता तो थोड़ी राहत होता है इंडिया के। दोनों सरकारों के बीच सहयोग संबंध होता है। अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के जो सरकार है सहयोग संबंध होता है। फिर बंटवारे के समय अपहरण महिला को उनके परिवारों को लौटा दिया जाता है। जब देश बंटवारा हो रहा था पाकिस्तान, उसमें बहुत सारे महिला को अपहरण कर लिया गया था, इसलिए महिला को अपने अपने परिवार को लौटा दिया जाता है। फिर सिंधु नदी जल संधि होता है। सिंधु नदी जल संधि, सिंधु नदी के जल को लेकर के एक समझौता होता है, जिस 1960 में होता है नेहरू और जनरल आयुब खान के बीच। उसमें भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे और जनरल आयुब खान पाकिस्तान के थे। जनरल आयुब खान। सैन्य संघर्ष होता है दोनों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रण में हमला बोला। अप्रैल 1965 में। ये गुजरात के कच्छ है, यहाँ गुजरात है, यहाँ गुजरात के कच्छ में जाकर हमला करता है पाकिस्तान। कच्छ में जाकर हमला करता है गुजरात में 1965 में। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान गुजरात जाता है, गुजरात के कच्छ में हमला करता है। अप्रैल महीना आता है, अगस्त सितंबर आता है। अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर चल जाता है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमला करता है। कच्छ के गुजरात में हमला करता कहा लगे, इधर ध्यान इंडिया का भटकल रहेगा, तो अगस्त सितंबर में फिर जम्मू कश्मीर में हमला कर देंगे। अब बड़े पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में हमला होता है। पाकिस्तान को उम्मीद कि जम्मू कश्मीर की जनता इसका समर्थन करेगा,
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान को उम्मीद था कि जम्मू कश्मीर पर हमला करेंगे तो जम्मू कश्मीर हमको समर्थन देगा, लेकिन पाकिस्तान को समर्थन न मिल करके इंडिया का समर्थन देता है जम्मू कश्मीर के लोग। कश्मीर मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़तों को रोकने के लिए भारत का पंजाब की सीमा से जवाबी हमला हुआ। फिर पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए भारत भी कहा गया, पंजाब की सीमा से हमला कर दिया पाकिस्तान पर। पंजाब की सीमा से भारत का सेना लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गए, है ना। यहाँ कच्छ पर हमला करता है पाकिस्तान, और फिर इधर ध्यान भटकाने के लिए फिर कश्मीर हमला करता है। तो इसलिए पंजाबी यहाँ से पाकिस्तान पर हमला भारत करता है, इसलिए पाकिस्तान भाग जाता है। पंजाब से हमला करता है इंडिया। तो अप्रैल 1965 में गुजरात के कच्छ पर हमला हुआ था, पाकिस्तान किया था। परिणाम निकलता है, रिजल्ट जब दोनों का युद्ध होता है तो इंडिया पाकिस्तान में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध का अंत होता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ के में जाकर मिलता है भारत, इसी का हस्तक्षेप होता है, तब युद्ध अंत होता है भारत पाकिस्तान के बीच। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप होता है ताशकंद एक जगह, ताशकंद में होता है, इसलिए ताशकंद समझौता कहते हैं उसको। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच होता था, किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इस समझौता में कहा होता है कि सोवियत संघ की मध्यस्थता से होता। सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ की रूस से, अच्छा ताशकंद समझौता होता है। ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध अंत होता है, लेकिन ताशकंद में एक समझौता होता है जी, युद्ध का अंत होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध अंत होता है भारत पाकिस्तान के बीच। लेकिन ताशकंद में एक समझौता होता है, उस समझौता का रहता है सोवियत संघ के बीच से होता है, सोवियत संघ के द्वारा होता है समझौता ताशकंद में। 1966 में होता है लाल बहादुर शास्त्री तथा जनरल आयुब खान के बीच होता है। वही जनरल आयुब खान जो जल संधि, सिंधु जल समझौता आयुब खान और नेहरू के बीच में होता है 1960 में। यहाँ ताशकंद समझौता 66 में होता है, लाल बहादुर आता है जवाहरलाल नेहरू की जगह पर, लाल बहादुर शास्त्री और जनरल आयुब खान के बीच 66 में। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति हुआ, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति हुआ, लेकिन भारत की भी कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज़्यादा बोझ पड़ा। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा का हो सैन्य क्षति, सैनिक मारे गए, लेकिन भारत की भी कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज़्यादा बोझ बढ़ गया था। पृष्ठभूमि देखते हैं। बांग्लादेश के युद्ध 1971 में होता है। तो बांग्लादेश से युद्ध होता है 1971 में। अब तो पाकिस्तान इंडिया के बाद समझौता हो गया ताशकंद में 1966 में। अब बांग्लादेश युद्ध 1971 में होता है, 1970 के बाद है, 71 से पहले ही 1970 में। पाकिस्तान के सामने एक अंदरूनी संकट होता है, पाकिस्तान भी अंदर अंदर टूटना शुरू हो गया और टूट करके बनता है बांग्लादेश 1971 में। 70 में टूटता है, अब बनता है 71 में बांग्लादेश। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना। पश्चिमी पाकिस्तान इधर हो गया आज, और इधर हो गया बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के वहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी के विजय होल था। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव हुआ तो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ। तो पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो का पार्टी जहाँ यही जीत जाता है, और पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान का पार्टी जीतता है। लेकिन मुजीबुर रहमान को पकड़ करके जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर बहुत अत्याचार करता है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पाए। पाकिस्तान का शासक जो था जुल्फिकार भुट्टो, वो जनादेश को स्वीकार नहीं कहा, पूर्वी पाकिस्तान के स्वीकार नहीं करता। अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी। अवामी लीग जो था वो परिसंघ बनाने के लिए मांग कर रहा था, लेकिन वे इस मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।
अवामी लीग ने परिसंघ की मांग कर रहा था। पाकिस्तान के अवामी लीग परिसंघ बनाने के लिए मांग कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान इस परिसंघ को मानने से स्वीकार नहीं किया। 1971 में पाकिस्तान सेना ने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लेता है। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लेता है और पूरी पाकिस्तान पर जुल्म ढालने शुरू कर देता है। शेख मुजीब बांग्लादेश का था। इस पर शेख मुजीब को गिरफ्तार करके 1971 में और पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश पर माने जुल्म उठाने लगता है पाकिस्तान लोग। जवाब में पूरी पाकिस्तानी सेना ने यानी बांग्लादेश ने अपने इलाके को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छोड़ दिया और छोड़ करके है ना पाकिस्तान से लड़ना ही बंद कर दिया पूरे पाकिस्तान, और लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे। सब बांग्लादेश छोड़कर भारत आने लगा था डर है। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता भी दिया। भारत ने कहा कि ना बांग्लादेश के जब मुक्ति संग्राम होता है, बांग्लादेश का क्या होता है मुक्ति संग्राम, इनको सैनिक भी समर्थन दिया। बांग्लादेश को मुक्ति संग्राम के लिए सैनिक समर्थक, नैतिक है जी, नैतिक समर्थक और भौतिक समर्थन दिया बांग्लादेश को मुक्ति संग्राम के लिए। भारत पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत क्या कर रहा है, उसे तोड़ने के लिए साजिश कर रहा है, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए साजिश कर रहा है, या बांग्लादेश को तोड़ने के लिए नैतिक और भौतिक सहायता दे रहा है बांग्लादेश को। तो इसका मतलब कि भारत ऐसे तोड़ रहा है बांग्लादेश को, ऐसा पाकिस्तान आरोप लगा। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद कर लिया था। पाकिस्तान को उस समय कौन, अमेरिका चीन दोनों मदद कर रहा था, है ना, चीन भी और अमेरिका दोनों मदद कर रहा था। उत्तरी अमेरिका जो है और पाकिस्तान चीन की धुरी बनते देख भारत ने सोवियत संघ की तरफ हाथ बढ़ाया। अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका जो है और चीन जो है, इन दोनों के बीच में पाकिस्तान आ रहा है। तो अमेरिका पाकिस्तान चीन दोनों धुरी बन है, दोनों साथी मिल रहा था, तीनों मिल रहा था। इसलिए भारत ने भी कमजोर नहीं समझा। शुरू शीत युद्ध में तो कहीं नहीं गल था, न अमेरिका देने न रूस देने। तो भारत ने भी सोवियत संघ रूस की तरफ हाथ बढ़ाया कि पाकिस्तान उधर जाएगा तो हम जाएंगे सोवियत संघ रूस की तरफ। 1971 में भारत और सोवियत संघ ने शांति और मित्रता के एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किया था। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद होता है, उसी समय भारत और सोवियत संघ रूस है दोनों शांति के लिए और मित्रता बनाए रखने के लिए 20 वर्षों के लिए संधि कर लेता कागज पर, 20 वर्षों के लिए। 1971 में क्या किया, भारत और सोवियत संघ रूस ने 20 वर्षों के लिए संधि कर लिया था, ताकि 20 वर्षों के लिए संधि किया था शांति बनाए रखने के लिए और मित्र बनाए रखने के लिए भारत और रूस के बीच। संधि से भारत को आश्वासन हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करना शुरू होगा। भारत की मदद भी किया सोवियत संघ रूस ने। युद्ध 1971 होता है, फिर युद्ध 1971 में होता है भारत पाकिस्तान के बीच। पहले तो 1965 में हुआ, फिर 1971 में होता है। दिसंबर 1971 आता है, जिसमें बांग्लादेश अलग होता है 1971। उसी समय दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। फिर पाकिस्तान का तो जाकर अमेरिका और चीन से मिला, तो भारत जाकर सोवियत संघ रूस से मिल जाता है। इसलिए दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमला किया, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला, है ना। दिसंबर 1971 में जब युद्ध पाकिस्तान करता है, तो पाकिस्तान ने क्या किया, पंजाब और राजस्थान में, पंजाब है और राजस्थान पर हमला करता है। शुरू कर लेता 65 में कच्छ के गुजरात में, फिर जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, फिर 71 में किया पंजाब और राजस्थान में। तो इंडिया भी जाके यहाँ बैठल था, युद्ध का मोर्चा खोल के बैठल था इंडिया भी जम्मू कश्मीर में। वही का दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और तब पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने पंजाब और राजस्थान
पर हमला किया, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोल लेता है। उसकी मैंने कहा पाकिस्तानी था जी, जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोल लेता, भारत ने। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना पंजाब राजस्थान और जम्मू कश्मीर, पंजाब राजस्थान पर हमला करता है। जम्मू कश्मीर पर सेना ने अपना मोर्चा खोल कर रख लिया था पाकिस्तान कॉलन, इसलिए जवाब में देखा भारत ने अपनी वायुसेना खोला। वायुसेना और नौसेना थर्स तीनों लगा दिया। तीनों बुते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई कर लिया। पश्चिमी पर भी और पूर्वी मोर्चे पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। 10 दिन के भीतर, 10 दिन इतना लड़ाई हुआ 10 दिन के भीतर भारतीय सेना ने ढाका को तीन तरफ से घेर लिया। भारतीय सेना ने ढाका को कह के पश्चिमी पूर्वी पर, यहाँ पर पश्चिम में भी पाकिस्तान और पूर्वी जो है बांग्लादेश, यहाँ पर भी दोनों एक साथ था उस समय। 10 दिन के अंदर घेर लिया भारत ने इसको। 10 दिन के भीतर भारतीय सेना ने ढाका को तीन तरफ से घेर लिया। ढाका बांग्लादेश का राजधानी था उस समय, और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 90,000 सैनिक था पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान अंत में आत्मसमर्पण करता है। बांग्लादेश उस समय ढाका बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हो जाता है 1971 में। भारतीय सेना ने एक तरफ युद्ध विराम घोषित कर देता। भारतीय सेना भी युद्ध खत्म करता है। जब युद्ध होता है पाकिस्तान के बाद, तो युद्ध के बाद कहा था 71 में लड़ाई होता है, तो 3 जुलाई आता है। 3 जुलाई 1972 को, दिसंबर के बाद 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार, जो पाकिस्तान के था पीएम, जुल्फिकार अली भुट्टो ने के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। पूछेगा शिमला समझौता पाकिस्तान इंडिया के साथ कब? 3 जुलाई 1972 को। के साथ? इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। 1971 के 72 में होता शिमला समझौता पर हस्ताक्षर। एक साल भर पहले ही पीछे 71 की जंग के बाद इंदिरा गांधी को लोकप्रियता को 4 चांद लग गया। इंदिरा गांधी को इतना बड़ाई होने लगा, कहने लगे नहीं 1971 में कि पाकिस्तान के साथ इंडिया जीत गया है। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्य में विधानसभा के चुनाव हुआ और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी के बड़ी बहुमत से जीत हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस का पार्टी था। इसलिए इंदिरा गांधी 1971 के जंग जीतल था पाकिस्तान के साथ। चुनाव हुआ था विधानसभा, तो विधानसभा का अधिकतर राज्य में कांग्रेस को बहुमत मिल गया था। बहुमत पार्टी से जीतल था कांग्रेस। कुछ परिणाम ये भी आता है भारत पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम। भारत के सीमित संसाधन के साथ शुरू की गई नियोजित विकास की योजना पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पटरी से उतर गए। भारत के पास सीमित संसाधन था उस समय, और इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ तो नियोजित विकास जो सोचा गया था, प्लान बनाया गया था, वो विकास नहीं हो पाया, क्योंकि भारत के पास सीमित संसाधन जो था उस संसाधन का प्रयोग पाकिस्तान से लड़ने में लगा दिया था। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़ गया। जो सीमित संसाधन बच भी गया था भारत के पास 1962 में, तो भारत को अपना जो सीमित संसाधन था खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़ गया 1962 में। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1962 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुआ। 62 में रक्षा उत्पाद और 62 में ही रक्षा आपूर्ति, रक्षा उत्पाद विभाग और रक्षा आपूर्ति विभाग, उत्पाद आपूर्ति विभाग 1962 में ये दोनों का स्थापना हुआ था। रक्षा उत्पाद विभाग और रक्षा आपूर्ति विभाग 1962 में स्थापना हुआ। और 62 में भारत में सीमित संसाधन खास तौर पर रक्षा मंत्रालय में क्षेत्र में लगाने पड़ गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना आता है 1961 से 66 में। पहला चलता 51-5-56, दूसरा चलता 56-6-61, 61 के बाद तीसरी आता है 61-6-5-66 पर। चौथा रोक दिया गया था पंचवर्षीय योजना को। तीसरी आता है 1961 से 66 पर असर पड़ा। इसके बाद 3
एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ। 3 गो एक वर्षीय योजना पर अमल किया गया था। तीसरा के बाद एक वर्षीय योजना बनाया गया था। इतना भारत के संसाधन बर्बाद होगा था से। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में ही शुरू हो गया था। 3 गो होता है तो एक वर्षीय 3 गो मतलब 66, 67, 68, 69। 3 गो एक वर्षीय बनता है तो एक वर्षीय योजना बना। एक वर्षीय योजना के बाद चौथा आता है, रुक करके तीसरा, रुक करके चौथा आता है, चौथा आता है पंचवर्षीय योजना 69 में ही शुरू कर दिया गया था, 1969 में। भारत की परमाणु नीति देखते हैं। भारत की परमाणु नीति क्या होता है? अब नेहरू परमाणु हथियार के खिलाफ था। नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, परमाणु हथियार के खिलाफ थे उस समय। नेहरू ने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया था। महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु बनाने के लिए निःशस्त्रीकरण पर जोर दिया था कि कोई नेहरू जी। शांतिपूर्ण उद्देश्य के इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा निर्माण होल था। शांति बनाए रखने के लिए अणु ऊर्जा बनल था। शुरुआती 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में शांति बनाने के लिए अणु ऊर्जा बनल था। 1940 के दशक में होमी जहांगीर के भाभा के निर्देश पर 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के निर्देश पर अणु ऊर्जा बनल था। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का प्रमुख घटक परमाणु कार्यक्रम है। नेहरू का औद्योगिकरण जब हल था, इसकी नीति का प्रमुख घटक कौन है? नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का प्रमुख घटक परमाणु कार्यक्रम है। मई 1974 की बात है। 74 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। मई 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण करार दे दिया परीक्षण करके। अणु शक्ति का इस्तेमाल शांतिपूर्ण करने के लिए दृढ़ संकल्प हुआ। वैश्विक परिदृश्य पूरे विश्व के दृष्टि से देखा जाए तो विश्व परमाणु आयुधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। विश्व के में देखा जाए तो परमाणु आयुधों में लगातार परमाणु आयुध बढ़ रहा था। साम्यवादी चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण कर लिया था। चीन भी क्या किया? 1964 का महीना था, अक्टूबर के महीना चल रहा था। 1964 के अक्टूबर महीना चल रहा था, परमाणु परीक्षण कर लिया था चीन। अणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों ने, अणु शक्ति बनाने वाला जितना देश थे सब अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कहलाते हैं। सभी राष्ट्रों ने कहा, जो कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी थे। अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी थे, अणु शक्ति संपन्न वाला राष्ट्र भी। वही अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र ने कहा कि हम सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। वे दुनिया के अन्य देश पर 1968 के परमाणु अप्रसार सीधा दुनिया का अन्य देश जो भी होगा, है ना, अणु शक्ति संपन्न क्षेत्र राष्ट्र जो था, इसके अलावा दुनिया के अन्य देश पर 1968 के परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा 1968 में। लेकिन भारत इसमें हमेशा इस संधि का भेदभाव पूर्ण किया। कहा कि नहीं, हमेशा संधि 1968 के परमाणु अप्रसार संधि को विरोध करता था। भारत हमेशा इस संधि का भेदभाव मानता था, इसलिए भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता था। भारत ने कहा कि नहीं, दुनिया का अन्य देश पर हम 1968 के परमाणु अप्रसार संधि का, है ना, 1968 के जो परमाणु है अन्य देश भी प्रसार कर सकता। हम कहें कि दुनिया के अन्य देश 1968 के परमाणु अप्रसार संधि को थोप दे? नहीं, दुनिया दूसरा देश भी बढ़ा सकता है परमाणु को। सही पर सही, गलत पर गलत निशान लगाना है। गुट निरपेक्ष की नीति अपनाने के कारण भारत गुट निरपेक्ष अपने था। उसमें 2 महाशक्ति था, एक सोवियत संघ, एगो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोनों तो भारत नहीं जाता, उसमें दोनों तो अपना जाकर के भारत गुट निरपेक्ष की नीति अपनाता है। गुट निरपेक्ष की नीति अपनाने के कारण भारत
सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। तो सही बात है, दोनों कानून आ गया था, दोनों इसको हेल्प किया। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआती से ही तनावपूर्ण रहा। भारत के जो पड़ोसी देश है, वो पड़ोसी देशों के साथ भारत का शुरू से ही तनाव में रहा है। भारत पड़ोसी देश बहुत सताए इंडिया को शुरू से ही। शीत युद्ध का असर भारत पाक के संबंध पर भी पड़ा था। सही बात है, शीत युद्ध जब हुआ उसका भारत पाक के युद्ध में भी असर पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका और चीन सहायता कर रहा था, इसलिए भारत भी सोवियत संघ रूस की तरफ जाता है। तो इसलिए शीत युद्ध का असर भारत पाक के साथ असर पड़ता भारत पाक के युद्ध पर। 1971 के शांति और मैत्री संधि होल था सोवियत संघ रूस के साथ होल था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका देश में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम था। नहीं, उस समय चीन और अमेरिका चीन के सहायता पाकिस्तान का सहायता कर रहा था। इसमें कारण 1971 का शांति और मैत्री संधि होल था जरूर रूस के साथ, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं, रूस के साथ। यही गलत है। 1950-64 के दौरान भारत के विदेश नीति का लक्ष्य क्या था? भारत का जो है विदेश नीति, इस नीति का लक्ष्य क्या था 1950 से 64 के दौरान? क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के रक्षा करना और आर्थिक विकास करना। क्षेत्रीय जो भारतीय अखंडता है, वो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के रक्षा करना है, आर्थिक विकास करना है। पंचशील समझौता चीन के साथ होता है ना, देख लीजिएगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए 5 को सिद्धांत दिया गया था, पीछे पढ़ लीजिएगा। बांडुंग सम्मेलन, इस सम्मेलन में इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन होता है, उसी में बांडुंग सम्मेलन होता है। दलाई लामा आंदोलन, तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले थे। तिब्बत के जो धार्मिक नेता वही तिब्बत के धार्मिक नेता का किए सीमा को चीन में पड़ता तिब्बत, धार्मिक नेता ने सीमा पार करके भारत में चले। वही तिब्बत के धार्मिक नेता जब सीमा पार करके चीन से भारत में आते हैं, उसी को दलाई लामा कहते हैं, दलाई लामा। चलते हैं, चैप्टर 6 हो गया, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के हम लोग देखते हैं इसका माइक्रोसॉफ्ट के परिचय, जिसको एम से होता है एम, और सॉफ्ट ऑफिस को बोलते हैं सॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम से माइक्रो, ए से सॉफ्ट, ओ से ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्थापना पूछेगा कब होता? स्थापना इसका 4 अप्रैल 1975 को होता है। कब होता? 4 अप्रैल 1975 को हुआ। कौन किया था? तो बिल गेट्स, पॉल एलन। बिल गेट्स किए थे और पॉल एलन ने किए थे। 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय देखा है इसकी रेडमंड, वाशिंगटन यूएस में पड़ता है। पूछेगा एमएस ऑफिस का मुख्यालय, HQ हेडक्वार्टर, तो रेडमंड यानी कि वाशिंगटन डीसी में देगा। रेडमंड दिया था ठीक ना, तो वाशिंगटन देगा। ये दोनों में से कोई नहीं देगा तो अमेरिका देवे करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कंपनी है, कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी ने प्रथम स्मार्ट 1994 में स्मार्ट वॉच बनाया था 94 में, और 2001 में टैबलेट कंप्यूटर बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी 2001 में टैबलेट कंप्यूटर बनाया। 1 में बनाया था टैबलेट कंप्यूटर, और 12 में बनाया था फर्स्ट सरफेस टैबलेट लॉन्च किया था। पहला सरफेस टैबलेट लॉन्च
प्रथम फर्स्ट सरफेस टैबलेट लॉन्च किया था 2012 में। और 2013 में नोकिया के साथ मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 2013 में नोकिया के साथ मिल करके डील करता है और डील करके